हेलो गाइज, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अपना कॉलेज चेंज कर पाओ या अपना ट्रांसफ़र करवा पाओ किसी दूसरे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो क्या उनके पास ये ऑप्शन या अथॉरिटी होती है कि वो कॉलेज चेंज करवा पाएँ फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स से येस है कि आप कर सकते हो, बिल्कुल से चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर क्वेश्चन आता है वो ये कि कौन से ऐसे वैलिड रीजंस होते हैं या कौन से ऐसे जेन्युइन रीज़न होते हैं जिनके बाद आप चेंज कर सकते हो कॉलेज। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। कितना टाइम लगता है कॉलेज चेंज करने में, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कितना टाइम लगता है कॉलेज चेंज करने में। और उसके बाद कॉलेज ऐसा क्या डिमांड करती है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है कॉलेज को चेंज करवाने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। जेन्युइन मतलब ये प्रैक्टिकली मैंने मेरे फ्रेंड को देखा है करते हुए, मैं खुद उसमें आप ये कह सकते हो कि मैं खुद उसके साथ था हर एक प्रोसेस में। तो मुझे ये पता है कि हाँ, ऑफ कोर्स से ये प्रोसेस होता है और ये ऑप्शंस, ये अथॉरिटी दी जाती है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास ये ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वैलिड रीजंस या फिर जेन्युइन रीज़न की। कोई कौन कौन से जेन्युइन रीज़न होते हैं। सबसे पहला जेन्युइन रीज़न जो मैंने मार्केट में देखा है वो ये है कि मेडिकल रीज़न की वजह से। मेडिकल रीज़न हो जाता है किसी किसी स्टूडेंट को होता है कि मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, या ऐसा होता है कि उनको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, सेम स्टेट की किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी ज़्यादा है, तो उसको वहीं रह के अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे, तो इसलिए उसको अपना कॉलेज जो है वो चेंज करवाना है। ठीक है, तो मेडिकल रीजंस भी होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी चेंज होता है। पहला वैलिड रीज़न जो है वो ये है। दूसरा वैलिड रीज़न जो है जनरली देखा गया है वो है कि फैमिली की जो जॉब होती है आपके पेरेंट्स की, मतलब कि आपके फादर या मदर जो भी जॉब कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो जाना। तो अगर उनका दूसरे किसी सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है तो वहाँ पर आप ये जेन्युइन रीज़न लेके अपने कॉलेज का ट्रांसफ़र करवा सकते हो। थर्ड जेन्युइन रीज़न जो है वो कि आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न है या एक वैलिड रीज़न है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या आपसे कॉलेज ने जो प्रोमिसेस किए थे वो सब फेक प्रोमिसेस किए थे, आपको 1 साल पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ऐसा कुछ प्रोमिसेस तो कंप्लीट किए ही नहीं जा रहे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे फेक प्रोमिसेस किए थे, तो वो वैलिड रीज़न होता है। ऐसा नहीं कि एक दो कुछ प्रोमिसेस थोड़ा सा ब्लफ करके उन्होंने बोल दिया हो तो आप उन पॉइंट को लेके बैठ गए हो, नहीं। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर हो, मतलब कि एकदम ऐसा कि कंप्लीटली वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, फैकल्टी नहीं है, तो ऐसा जेन्युइन रीज़न होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो ये 3 वैलिड रीज़न जनरली मैंने मार्केट में देखा है, जनरली मैंने स्टूडेंट्स के मुँह से सुना है कि इन रीजंस की वजह से जो है वो कॉलेज को चेंज करवा पाते हैं, इन वैलिड रीज़न की वजह से। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कॉलेज चेंज करते वक्त, जिसमें सबसे पहला आ जाता है वो ये कि आपके पास एक वैलिड रीज़न तो होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो ये कि आपके पास सेम लेवल के एफिलिएशन जो होता है कॉलेज का, उसी में ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप अभी फर्स्ट ईयर जिस भी कॉलेज में हो, अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो आप जो दूसरा जिसमें ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हो वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आप ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ते हो, तो जो दूसरा कॉलेज आप सोच रहे हो वो भी ऑटोनॉमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में एक पर्टिकुलर स्टेट का आपने एग्ज़ाम दिया है और उसके थ्रू आपका वो कॉलेज मिला है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसी एग्ज़ाम को देने के बाद दूसरे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते थे, आप उसमें जा सकते हो। मतलब सेम लेवल का एफिलिएशन होना चाहिए, आप उसी में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, मतलब अंदर से अंदर आप ट्रांसफ़र कर पाओगे लेकिन सेम लेवल का एफिलिएशन होना चाहिए, तभी आपको ये ट्रांसफ़र मिलेगा। तो ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा चेंज करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये कि सीट अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी से जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या जिस भी कॉलेज से जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहाँ पर सीट अवेलेबल होना चाहिए। ये जाके आपको पता करना पड़ेगा उनके पास कि क्या उनके पास सीट अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जनरली ये होता है कि उनकी सीट अगर फर्स्ट ईयर में फुल हो गई है तो उतने ही बच्चे सेकेंड ईयर में आगे पास ऑन होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर के मिड में ही कोई बच्चा जो है वो डिसकंटिन्यू कर देता है, तब जाके उनके पास सीट अवेलेबल होती है। तो ये चीज़ आपको पहले पता करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें एडमिशन मिलने वाला है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि आपका फर्स्ट ईयर में एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी बैकलॉग नहीं है तो ही आप ट्रांसफ़र ले पाओगे।
अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसके कि सब में ही बैकलॉग आ गई है और वो बचने की सोच रहा है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ तो वहाँ पे उसको बैकलॉग तो देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, आपकी बैकलॉग होनी ही नहीं चाहिए, पहले की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र ले पाओगे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो हमेशा याद रहेंगे। कॉलेज क्या क्या डिमांड करती है आपसे, आप जिस भी कॉलेज में जाने की सोच रहे हो, जिसमें ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हो, वो आपसे क्या क्या डिमांड करेगी। तो वो जनरली आपसे दो ही चीज़ डिमांड करती है। सबसे पहला है एनओसी। एनओसी का फुल फॉर्म हो जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि कोई भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा हुआ हो, जो कि आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एनओसी जो है वो प्रीवियस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको कि हाँ भैया नो ऑब्जेक्शन, मतलब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपको उन्होंने आपको वो सर्टिफिकेट दिया और आप लेके उनके पास जा सकते हो जहाँ आपको एडमिशन लेना है। दूसरा जो डिमांड करती है कॉलेज, वो करती है नो बैकलॉग। आपको एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हो वो किसी खराब बच्चे को थोड़ी लेगी या किसी डी ग्रेडेड बच्चे को थोड़ी लेगी। तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि एक भी बैकलॉग आपके नहीं हो, सारे बैकलॉग क्लियर्स हो और अच्छे से अच्छा नंबर अगर आपके आए हुए हैं तो वो अटर मोस्ट प्रायोरिटी में आपको रखती है कि आपको वो फॉरेन एडमिशन देने के लिए रेडी हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कॉलेज जो आपको लेने वाली है वो क्या क्या डिमांड कर सकती है। सबसे पहला हो जाता है बैकलॉग, दूसरा हो जाता है एनओसी। ये दो वो आपसे डिमांड करेगी ही करेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि एनओसी कैसे मिलेगा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको आप छोड़ने वाले हो वो इतनी आसानी से तो आपको एनओसी नहीं देने वाली, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि आप सेकंड ईयर में उनको छोड़ के जाओ तो उनके तो बाकी 3 साल या 4 साल का नुकसान पड़ गया, क्योंकि उनको वो फीस नहीं मिलने वाली 3 या 4 साल। ठीक है, तो वो नहीं चाहेगी। तो आपको एनओसी कैसे मिलेगा या वो क्या डिमांड करेगी, इसकी बात भी कर लेते हैं कि एनओसी किस किस पॉइंट पे मिल सकता है। देखिए यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने, हर कॉलेजेस के अपने अपने डिमांड होते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जो ये बोलती है कि हम आपको एनओसी तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप 4 साल की फीस सबमिट कर दोगे, मतलब कंप्लीट फीस हमें दे के जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है बाकी 4 साल या 5 साल। ठीक है, तो वो कंप्लीट फीस दे के जाओ तभी हम आपको एनओसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 20 से 30% यूनिवर्सिटी जो है वो ये डिमांड करती है। वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि नो ड्यूज़ होना चाहिए। नो ड्यूज़ मतलब आपके कोई भी रिमेनिंग पैसा नहीं बाकी हो, ना लाइब्रेरी की फ़ाइन बाकी हो, मतलब कोई भी ड्यू बाकी ना हो। ठीक है, ना बैकलॉग्स बाकी हो, ना ड्यू बाकी हो, और एक वैलिड रीज़न आप हमें दे दो तो हम आपको एनओसी प्रोवाइड कर देंगे। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी सिंपली तरीके से मान जाती है। ठीक है, कि बस आप अपनी पिछली फीस जो है वो क्लियर कर दो और एक वैलिड रीज़न दे दो, हम आपको एनओसी दे देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो बस आपसे एक एप्लीकेशन मांगती है कि बस आप एप्लीकेशन में हमें लिख के दे दो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंटली चल रहा होता है, तो वो आपको एनओसी ईजिली प्रोवाइड कर देती है। तो आई होप सो कि ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो कॉलेजेस मांगते हैं एनओसी देते वक्त, कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्राइटेरिया हैं जो वो मांगते हैं। आई होप सो कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। देखिए जनरली मैंने यही क्राइटेरिया देखे हैं कि एनओसी देते वक्त कॉलेजेस ये डिमांड करती है, या तो पूरा पैसा मांग लेती है, कुछ होती है बस बोलते हैं कि नो ड्यूज़ क्लियर कर दो, मतलब एक भी ड्यू नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो हम आपको दे देंगे लेकिन वैलिड रीज़न दो। ठीक है, और कुछ होते हैं तो बस एप्लीकेशन लिखवाएगी और आपको सिंपली एनओसी दे देगी। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, वो आपको उनसे पूछना पड़ता है, वो आपको क्लियरली बता देगी कि भाई हम इस रीज़न से आपको देंगे एनओसी। ठीक है, तो आप एनओसी दोगे और एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, फिर आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे जाओगे, उन पे पता होना चाहिए आपको कि सीट अवेलेबल है कि नहीं, अगर है अवेलेबल तो आपको वहाँ पर एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये कि ये पूरे ही प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। देखिए जनरली 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक का टाइम जो है वो लगता ही लगता है। 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक का टाइम लगेगा, ये मान के चलिए आपकी इतने हफ्ते में मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, पेपर वर्क सब कुछ हो जाता है और आप नए कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है स्पेशल क्राइटेरिया। स्पेशल क्राइटेरिया का मतलब कि मान लेते हैं कि आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहाँ पर कि आपको फेक प्रॉमिसेस किए गए हों और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉलेज का नहीं है, फैकल्टी नहीं है, अच्छे से पढ़ा नहीं रही, फैकल्टी है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि मुश्किल से 2 फैकल्टी है, 3 फैकल्टी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई क्लासरूम नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब कि ये पूरी क्लास ही सफ़र कर रही होगी, जनरली देखा जाए तो पूरी क्लास ही जो है वो सफ़र कर रही होगी। तो यहाँ पर स्पेशल क्राइटेरिया में आ जाता है कि आप चाहें तो जहाँ से एफिलिएटेड है वो कॉलेज, उनको आप डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आप COA को, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं कि हमारे इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है। ठीक है, और पूरी क्लास जो है वो सेम प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। पूरी क्लास के बिहाफ पे आपको वो बात बोलनी पड़ेगी,
फिर वहाँ से जो है आपको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि आप लोग जहाँ जहाँ चाहें दूसरे कॉलेजेस या दूसरी यूनिवर्सिटी में, अगेन सेम लेवल की यूनिवर्सिटी में, सेम एफिलिएशन वाली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो डायरेक्ट आपको ऊपर की अथॉरिटी मिल जाती है, वहाँ पे आपको कॉलेज से नहीं मिलती, वहाँ पे डायरेक्ट आपको ऊपर की अथॉरिटी मिल जाती है जहाँ से वो एफिलिएटेड थी, जो कि है, अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो सीओए से, है ना। तो सीओए से आपको डायरेक्ट आपको अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज में आप जा सकते हो। लेकिन अगेन वही कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी क्लास को वो फेस करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए या कोई मेजर प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी आपको ये स्पेशल अथॉरिटी मिलती है। और ये चीज़ तो मेरे इवन खुद के कॉलेज में हुआ है कि हमारे कॉलेज में 2 बच्चे ऐसे आए थे जिनके कॉलेज में ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने सीओए से डायरेक्ट स्पेशल परमिशन लेके और फिर वो डायरेक्ट हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट 3rd ईयर में आए थे वो लोग, नॉट 2nd ईयर में, 3rd ईयर में डायरेक्ट उन लोग ने एंट्री ली थी। तो ऐसे स्पेशल क्राइटेरिया वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो आई होप सो कि सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। जिन भी स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि वो कॉलेज चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है, और कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, कॉलेज क्या डिमांड कर सकती है आपको एनओसी देने के लिए, और नेक्स्ट कॉलेज आपसे क्या डिमांड करेगी, तो आई होप सो कि आपको सारे सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि जेन्युइन है, तो आप जरूर से कमेंट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक जेन्युइन कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं कैटर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन दे सकूं। थैंक यू।